आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि गलेथा ग्राम की इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के परिवार का आज विस्तार होते हुए हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। आज इसी ग्राम के समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय तक इधर से उधर और उधर से इधर परेशान होते रहे, अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते रहे, लेकिन देर आए लेकिन ठीक जगह पर और ठीक समय पर आए। ऐसे हमारे भाई सोवरन सिंह सिकरवार जी, उनके छोटे भाई हरिश्चंद्र सिकरवार जी, अमोल सिंह जी, कप्तान सिंह जी, खान सिंह परमार साहब और एक बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सब लोगों की टीम के साथ जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। सुमावली में पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है, क्योंकि चाहे सोवरन सिंह जी हों, चाहे एदल सिंह जी हों, कुछ महीने पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में नहीं थे। एदल सिंह जी कांग्रेस के नेता थे, सोवरन सिंह बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और हमारा हरिश्चंद्र भाई तो हाथी के साथ साथ साइकिल भी चला लेता था। लेकिन जो है वहां में और यहां में एक बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, हम सब हिंदू समाज के लोग हैं, तो हमारे सबके हृदय में तो राम बसे ही है। सबके हृदय में राम बसे है ना। लेकिन इन पार्टियों में रहते हुए, जैसे सोवरन सिंह जी ने जय जय श्री राम का जयकारा आज लगाया, ऐसे बहन जी मायावती जी के नेतृत्व में नहीं लगा सकते। अभी मैं गुना जिले में गया था, तो गुना जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक थी। उसमें बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए थे, वो भी बैठक में थे। पार्टी की बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि भाई वहां पर थे और अब यहां पर आए, तो आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने एक ही चीज कही कि जब कांग्रेस में थे तो घट में तो राम थे, लेकिन जबान पर राम नहीं आ पाते थे। अब भाजपा में आने के बाद ये अंतर आया कि दिल में भी राम है और वाणी में भी राम है। ये अंतर हम लोगों को देखने को मिला। तो आज पूरा शुद्धिकरण का कार्यक्रम हो गया है।
अब जो दिल में है वो ही जवान पर है, और जो जवान पर है वो ही दिल पर है। इसलिए आप कोई शंका कुशंका करने की किसी को जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस क्षेत्र में आप सबका प्रतिनिधि हूं, और इसलिए चाहे विकास का काम हो, चाहे अन्य कोई काम हो, तो मैं सबसे मिलता ही हूं। लेकिन मेरा हमेशा ये प्रयत्न रहा कि अपने समाजों में जितनी एकता और भाईचारा मजबूत होगा, उतना ही मुरैना जिला ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, उतना ही जिले का विकास सुनिश्चित होगा। यहां मंच पर और नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, व्यक्तिगत जीवन में मुझसे मिलते रहते हैं, लेकिन आप सब इस बात के साक्षी हो कि मैंने जीवन में 2 सिद्धांतों का पालन किया है। एक तो किसी का काम हो सकता है मैंने कोशिश की हो तो भी नहीं कर पाया हूं, लेकिन किसी का बुरा मैंने कभी अनजाने में नहीं किया, जानबूझकर तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा, कोई भी कभी आया तो उसकी बात सुनकर न्याय का साथ देने की मैंने कोशिश की, लेकिन हमेशा मैंने ये कहा कि भाई आपस के झगड़ों में कुछ रखा नहीं है। जितनी ताकत झगड़ा और झंझट में लगती है, इतनी ताकत परिवार को, बिरादरी को, गांव को, समाज को, जिले को आगे बढ़ाने में लगाओगे तो तुम्हारा भी सम्मान बढ़ेगा और जिले का भी सम्मान बढ़ेगा। और इसलिए मुझको काम करने में कभी तकलीफ आती नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति का होता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरी पार्टी के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, उसका सार्वजनिक जीवन भी कभी अच्छा नहीं हो सकता। और इसलिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि सार्वजनिक जीवन में कोई गलती हो जाए तो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कोई खोट नहीं आना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा ये सावधानी बरतता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। जब मैंने राजनीति में आंखें खोली तो भारतीय जनता पार्टी में ही खोली, और ईश्वर से यह कामना करता हूं जब तक सांस है तब तक भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा मेरे हाथ में रहे। और इसलिए जो अकेले में है वही सबके सामने है, जो दिल में है वही जवान पर है, और जवान पर है वही दिल पर है, तो काम करना सार्वजनिक जीवन में आसान हो जाता है। आज हम सब चुनाव की बेला में आप सबके बीच में आए। 2018 में चुनाव हुआ था। 2018 का चुनाव और आज के चुनाव में बड़ा अंतर है। 2018 में जब हम आए थे तो
तो हमने कहा था कि भाजपा की सरकार चौथी बार बनाई है, तब हमने कहा था शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दीजिए। और आज जब हम आए हैं तो बिना चुनाव के भाजपा की सरकार भी बन गई है और बिना चुनाव के शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री पद संभाल लिया है। लेकिन आज का ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, एक विकासशील, संवेदनशील, गांव, गरीब और किसान के प्रति समर्पित ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव हो रहा है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी की यह हालत हो गई है कि उनके पास तो प्रत्याशी का भी टोटा था, हमारा माल ही उधार में ले गए हो। अच्छा, जो हमारा माल था पिछले बार तो आपने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं कर दिया था? तो जो माल रिजेक्ट हो चुका हो, जो सिक्का चलन से बाहर आपने कर दिया हो, अब उस सिक्के में कोई दम बची होगी क्या? और हमारे पास अगर आज कोई प्रत्याशी है तो वो प्रत्याशी एदल सिंह कंसाना है। एदल सिंह कंसाना को अभी आप सुन रहे थे और एदल सिंह कंसाना जी को आपने पिछले बार पास किया था, तो हम लोगों को लगा कि जब आपकी पसंद एदल सिंह कंसाना है तो इस बार हमने एदल सिंह कंसाना को ही आपके सामने रख दिया। तो मुझे लगता है अब तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए सुमावली वालों को। कांग्रेस के लोग सरकार गिरने के कारण बहुत परेशान हैं। कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, इस समय प्रचार भी कर रहे हैं लेकिन हाँफ भी रहे हैं। और हाँफ इसलिए रहे हैं कि 1.25 साल में उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम को लेकर वो जनता के पास जा सके। वो आरोप लगा रहे हैं एदल सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस की सरकार गिरा दी। तो एदल सिंह जी ने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एदल सिंह जी अपने जिले के हैं, पार्टी उनकी अलग थी, लेकिन हम सब लोग इसी अंचल में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का पिंड भी जानते हैं। एदल सिंह जी ने कोई धोखा नहीं किया। कमलनाथ ने शपथ ग्रहण की, मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल बनाया और उसके तत्काल बाद एदल सिंह ने कह दिया था कि अगर मेरे में दम होगी कमलनाथ जी तो तुम्हारी सरकार को सड़क पर ला दूंगा, मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं करूंगा। तो जो कह के बाहर करे वो गद्दार कैसे हो सकता है?
कमलनाथ ने धोखाधड़ी की, कमलनाथ ने वादा खिलाफी की, कमलनाथ ने जनता के साथ गद्दारी की। उसकी सजा कमलनाथ को उनकी पार्टी के लोगों ने दी। भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस अपने बोझ से टूटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, तो विपक्षी दल के नाते हमारी जिम्मेवारी है, अगर तुम्हारी टांगें हिल रही हैं तो हम अपना पैर अंगद की तरह गड़ाएं और कमल का झंडा गाड़ें। ये तो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने धर्म को निभाया है। कांग्रेस देश भर में रसाताल को जा रही है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनको न तो गुलाम नबी आजाद स्वीकार कर रहे हैं, न चिदंबरम स्वीकार कर रहे हैं, न आनंद शर्मा स्वीकार कर रहे हैं, न कपिल सिब्बल स्वीकार कर रहे हैं। सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भैया अब तो संसद में विपक्ष का नेता बनाने लायक भी पार्टी नहीं बची है, अब तो कम से कम इस परिवार से अलग हटके किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दो। लेकिन कांग्रेस का हाल यही है, पहले बेटा फिर मां, और मां के बाद फिर बेटा और फिर मां। इसके अलावा कांग्रेस कहीं घूम नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी एक धोखे के रूप में है, और इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं, एक धक्का और दे दो, बची खुची कांग्रेस भी मध्य प्रदेश से खत्म हो जाएगी। जहां तक विकास का सवाल है, तो मुझे इस मुरैना जिले में विकास के काम गिनाने की आवश्यकता नहीं है। उसैद घाट से लेकर अटार घाट तक आज जितना विकास आपको दिखाई देता होगा, चाहे वो गांव-गांव की सड़क का मामला हो, चाहे नेपरी और सिकरौदा के पुल का मामला हो, चाहे अटार घाट के ब्रिज चंबल पर बनाने का मामला हो, चाहे उसैद घाट के पुल का मामला हो, चाहे मुरैना के ओवरब्रिज का सवाल हो, चाहे नहर पर 110 करोड़ रुपए की सीमेंट कंक्रीट की सड़क का मामला हो, और चाहे कोटा से लेके इटावा तक बेहड़ में चंबल एक्सप्रेस बनाने का मामला हो, यह सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुए। आज आपके आशीर्वाद से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, सुमावली विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, समूचे मुरैना जिले में विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जहां तक किसान का मामला है, आप सब इस बात के साक्षी हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 0% ब्याज पर शिवराज सिंह चौहान किसान को कर्जा उपलब्ध कराते थे। गेहूं पर बोनस देने का मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया था। किसान अपनी उपज को लेके मंडी में जाए और उसको एसएमएस आए कि फलाने दिन आ जाना, आपका माल खरीदा जाएगा, मंडी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। कमलनाथ की सरकार ने तो पिछले बार किसानों के रजिस्ट्रेशन भी कंजूसी से कराए, लेकिन आपने देखा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे वो गेहूं का सवाल हो,
चाहे वो सरसों की खरीद का सवाल हो, 13 कुंटल हिसाब से सरसों खरीदी जा रही थी। हम लोगों ने कहा 13 कुंटल नहीं, इसकी सीमा 20 कुंटल करो, और इसका फायदा चंबल क्षेत्र के सरसों के किसानों को भी मिला। अभी मुख्यमंत्री जी उस दिन आए थे, बाजरा के किसानों को भी उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाजरा का भी दाना दाना एमएसपी पर खरीदने का काम किया जाएगा। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि मंडी में किसान को कितनी परेशानी होती थी। मुरैना का किसान इटावा में अपना माल नहीं बेच सकता, मुरैना का किसान श्योपुर में भी अपना अनाज नहीं बेच सकता। मंडी में 25-30 व्यापारी वही बोली लगा के 1, 2, 3 कर देते हैं, उसी पे अपना माल बेचकर आना पड़ता है। किसान की उपज पर टैक्स लगता है, जितना टैक्स लगता है व्यापारी उतना किसान को कम दाम देता है। मोदी जी ने कानून में परिवर्तन कर दिया, अब आपको मंडी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से और खेत से भी आप चाहो तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के व्यापारी से जो सबसे ज्यादा पैसा दे उसको अपना फसल बेच सकते हो, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकते हो। मोदी जी ने यह भी कानून बना दिया कि मंडी के बाहर जो खरीद और बिक्री होगी उस पर न राज्य सरकार का कोई टैक्स लगेगा और न केंद्र सरकार का कोई टैक्स लगेगा। खेती और किसानी मुनाफे में आए। किसान नेता भी बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन भाषण से मुनाफे में खेती नहीं आई। खेती मुनाफे में तब आएगी जब किसान और कारखानेदार के बीच में नजदीकी बढ़ेगी। अभी किसान का माल 10 रुपए किलो खरीदा जाता है और जब उसको प्रोसेस करके बाजार में बेचा जाता है तो वही माल 100 रुपए किलो का हो जाता है। ये जो दूरी है, इस दूरी के कारण किसान को 10 ही मिल रहे हैं, लेकिन मोदी जी चाहते हैं किसान का माल बेशक 100 रुपए किलो में बिचे, लेकिन किसान को 10 रुपए की जगह कम से कम 50 रुपये किलो का भाव तो मिले। और इसलिए मोदी जी ने कानूनों का परिवर्तन किया। 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी ने आरक्षित किए। आज आपके यहाँ की कोई पैक्स सोसाइटी चाहे तो 2 करोड़ रुपए का ऋण 4% ब्याज पर ले सकते और गांव में ही गलेथा में वेयर हाउस बनाकर किसानों को अपना उत्पादन जब चाहे तब तक रोकने की क्षमता को आपकी पैक्स विकसित कर सकती है। ये प्रावधान भी मोदी जी ने किया है और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। गांव का मामला हो, गरीब का मामला हो, किसान का मामला हो, किसी मामले में मोदी जी ने कोताही नहीं रखी। आज तक ऐसी योजना नहीं बनी कि एक योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से खजाने से निकलकर किसान की जेब में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी मेरे कार्यालय में आकर कृषि मंत्रालय में एक बटन दबाते हैं और एक बटन दबाने के बाद 10 करोड़ किसानों को 75,000 करोड़ रुपया बिना दलाली और कमीशन के उनके खाते में पहुंचने का काम होता है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो देश में आतंकवाद बढ़ रहा था।
मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, आतंकवादी आते थे और आतंकवादी हमारे यहाँ के लोगों को मार के चले जाते थे। पत्रकार जब किसान से पूछते थे, पत्रकार जब प्रधानमंत्री से पूछते थे कि भाई इतने लोग मर गए, इतने जवान मर गए, आप क्या करने वाले हो, तो मनमोहन सिंह जी कहते थे कि मैं देखता हूं। लेकिन आज आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि अगर पाकिस्तान का कोई एक आतंकवादी हमारे भारत में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करता है तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारने का काम करती है। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, धारा 370 समाप्त होना चाहिए, देश की एकता और अखंडता कायम रखना चाहिए। कांग्रेस के लोग कहते थे धारा 370 समाप्त होगी तो देश में आग लग जाएगी। आपने देखा जब राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री आपके वोट की ताकत से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा तो नरेंद्र मोदी को आपने ताकत दी तो एक दिन में धारा 370 समाप्त भी कर दी और कहीं आग भी नहीं लगी। 500 साल से राम मंदिर का झंझट चल रहा था। कांग्रेस के राज में तमाम सारा खून खराबा हुआ, तमाम सारे साधु संत मौत के घाट उतार दिए गए, बहुत लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। लेकिन जब आपने केंद्र में मोदी को बनाया और उत्तर प्रदेश में योगी को बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो गया। और इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, गांव गरीब किसान की पार्टी है। मध्य प्रदेश में आपके आशीर्वाद से सरकार बन गई है। इस सरकार को मुस्तकिल रखना है और इस सरकार को स्थायित्व प्रदान करना है तो एदल सिंह जी को इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजना पड़ेगा। एदल सिंह के बारे में मैं कुछ कहूं इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब सुमावली के लोग हैं, एदल सिंह जी को भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी तक आपने एदल सिंह कंसाना को कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में देखा होगा, लेकिन आप मेरी बात मानकर उनको भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाकर देखो। अब एदल सिंह का बदला हुआ स्वरूप आपकी सेवा करते हुए विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देगा। आप सब लोग एदल सिंह को जिताने के लिए तैयार हो? पूरे क्षेत्र में मेहनत करोगे तो दोनों हाथ खड़े करो और मुट्ठी बांधो। भारत माता की, भारत माता की। गांव-गांव जाओगे, घर-घर जाओगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगोगे, भाजपा को जिताओगे, कमल का बटन दबाओगे, एदल सिंह को विधायक बनाओगे, शिवराज सिंह की सरकार को स्थायी करोगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक नारा जोरदार लगाओ। मैं बोलूंगा गलेथा से आई आवाज, आप सब बोलोगे एदल सिंह जिंदाबाद। गलेथा से आई आवाज, गलेथा से आई आवाज, गलेथा से आई आवाज, गलेथा से आई आवाज। अब गलेथा की आवाज पूरे क्षेत्र में जिंदाबाद करे, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई साहब से आग्रह करता हूँ